उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ आरओएआरओ की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हालांकि ये पहली बार होगा जब यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ये परीक्षाएं एक के बजाय कई दिन में आयोजित कराई जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इसमें अपनाया जाएगा। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त नाराजगी जताई है। जो भी अभ्यर्थी है उनमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन उन्हें कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, और वो इसलिए भी मंजूर नहीं है क्योंकि इन भर्तियों का जब विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया था। तो विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और जब बड़े बड़े चुनाव एक दिन में कराए जा सकते हैं तो 5 लाख और 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा आखिरकार एक दिन में क्यों नहीं कराई जा सकती है। इस फार्मूले में तमाम विसंगतियां हैं और इसी को लेकर अभ्यर्थी पिछले काफी दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अब 11 नवंबर से लोक सेवा आयोग के गेट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक आयोग अपना फैसला नहीं बदलेगा तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल हमारे साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, राजेंद्र त्रिपाठी। राजेंद्र जी, ये बताइए कि क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आयोग की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अभ्यर्थियों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ताकि जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा सके, पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। सर, पिछले 1 साल से डेट पे डेट दे रहे हैं जो है, और पहले परीक्षा एक दिन में होनी थी। अटेंडम में इन्होंने परीक्षा जैसे पीसीएस आरओ दोनों परीक्षा को इन्होंने शिफ्ट वाइज कर दिया। पीसीएस को 2 शिफ्ट में, आरओ को 3 शिफ्ट में। तो उसके विरोध में हम लोग जो है आयोग को पहले 15 अक्टूबर को ज्ञापन दिए। फिर उसके कुछ दिन हमने इंतज़ार किया कि आयोग की तरफ से कुछ हम लोगों को सूचना मिले। आयोग ने कुछ नहीं दिया डिसीजन, तो उसके बाद हमने 21 अक्टूबर को आयोग के गेट नंबर 2 पे हम सब इकट्ठा हुए। विरोध, हमारा सवाल ये है कि आखिर विरोध किस बात पर है? किस बात का डर आप लोगों को है? डर सर नॉर्मलाइजेशन का है, इसीलिए हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। हम एक दिन मतलब 1 डे 1 शिफ्ट जो है, एक पाली में हमारी परीक्षा होनी चाहिए एक दिन में सर। बिल्कुल, ये मांग है कि एक दिन में परीक्षा हो, एक पाली में परीक्षा हो। अच्छा, आप में से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, इसको बेहतर तरीके से समझा कौन सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के नुकसान क्या होते हैं? देखिए, आप इशारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगल पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि अगर आम भाषा में समझना हो, आम साधारण शब्दों में समझना हो, तो नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या हो सकते हैं? पहली बात तो जो इनका अंकगणित फार्मूला है सर, वो गलत है। वो उसका कोई भी इन्होंने उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कुछ बताया नहीं है। दूसरी चीज, जब एक परीक्षा सर मानविकी विषयों में ऐसे फार्मूले नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां इतिहास से, भूगोल से, राजनीतिक विज्ञान से कुछ पूछे जाते हो, वहां सर ये फार्मूला नहीं होगा। ये कोई सर मैथ तो है नहीं, रीजनिंग की परीक्षा तो है नहीं सर। जब एक ही प्रकार में एक ही प्रतियोगी एक प्रकार के हैं और 3 अलग अलग पेपर बनेगा, तो उनमें आए हुए अन्य अन्य प्रश्नों की ये मानक तय नहीं हो पाएगा कि कौन सा प्रश्न सरल है और कौन सा प्रश्न कठिन है। और जो परसेंटाइल जो गणितीय दिया गया है तरीका, उस परसेंटाइल से हर पेपर की परसेंटाइल सही नहीं निकल पाएंगे, जिससे हर छात्र को समस्या होगी। हो सकता है कोई कम अंक पाने वाला छात्र अंदर हो जाए और अधिक अंक पाने वाला छात्र बाहर हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जहां जिस पाली में ज़्यादा अभ्यर्थी लोग एग्जाम देने आएंगे उनका परसेंटाइल कम बनेगा। आम भाषा में कहें तो जिस पाली में अधिक अभ्यर्थी होंगे उनका परसेंटाइल कम हो जाएगा, और जिस पाली में कम अभ्यर्थी होंगे परीक्षा देने वाले, उनका परसेंटाइल अधिक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे क्रिकेट का डकवर्थ लुईस का नियम है जो है कि कई बार हम देखते हैं कि जीती हुई टीम जो है वो नियम लागू होने से वो मैच हार जाती है और हारी हुई टीम मैच जीत जाती है। तो कोई सेट फार्मूला नहीं है, किसी के नंबर बढ़ सकते हैं और किसी के नंबर घट भी सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवनेंद्र कुमार है। पवनेंद्र, ये बताइए कि अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आप अपनी घरेलू परिस्थितियों का जिक्र कर रहे थे कि बहुत विपरीत हालात में आप संघर्ष कर रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। घर के क्या हालात हैं और जैसे लगातार परीक्षाएं टल रही हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं उससे? जी, देखिए, मैं बीए किया हूँ, एमए किया हूँ, बीएड किया हूँ, और इस दुनिया में तो मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन उनका एक ही सपना था कि वो एक अधिकारी बने। आज मेरे पिताजी नहीं है, और यही नहीं कि बिल्कुल, ये देखिए, बोलते बोलते ये भावुक हो गए हैं जो है वो। आप भावुक नहीं होइए, आप अपनी बात रखिए। मैं पीसीएस का आगामी एलटी भी दूंगा, भविष्य में जीआईसी प्रवक्ता भी दूंगा, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा तो वो भी दूंगा। मैं हर वैकेंसी 3-4 वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ।
अगर ये नॉर्मलाइजेशन एक प्रतिष्ठित जैसे पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में लागू कर देंगे तो इनका हर बार का ये बहाना हो जाएगा और ये हर परीक्षाओं में ये लागू करेंगे। बिल्कुल, अगर एक बार ये फार्मूला लागू हो गया तो वो आगे भी होगा। और तमाम अभ्यर्थी देखिए लगातार भावुक होते जा रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्यों आप भावुक हो रहे हैं? अरे आपकी बात सरकार सुनेगी, आप अपनी बात रखिए ना। सर जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है सर, वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, तो वन डे वन शिफ्ट नहीं हो सकता है क्या सर? सर मुझे नॉन इलेक्शन नहीं चाहिए बिल्कुल सर, हमें वन डे वन शिफ्ट ही चाहिए। मेरा बस इतना ही मानना है और कुछ नहीं मैं मानूंगा। जब तक मैं नोटिस नहीं ले लूंगा तब तक मैं वहां से हिलूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। ना हम बटेंगे ना हम हटेंगे, जब तक मुझे नोटिस नहीं तब तक हम वहां से हटेंगे बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका आप जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल सर, ना छात्र वहां से हटेंगे ना बटेंगे, ना बटेंगे ना हटेंगे वहां से। निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत साधारण परिवार के, बहुत गरीब परिवार के होते हैं। पिताजी किसान है सर, और मुझे सर 5,000 रुपए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। मेरे पिताजी बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आप घर आ जाइए। मुझे ट्यूशन पढ़ा करके मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है सर। 5-6 साल हो गए हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं सर, कब तक हम पढ़ेंगे? घर वाले बार बार मुझसे कह रहे हैं कुछ भी प्राइवेट कर लो। मेरे पिताजी कभी कभी रो आते हैं कि यार इससे अच्छा मैं इसको प्राइवेट भेज देता। मैं इसको सपना दिखाया था कि मैं इसको अधिकारी, अपने बेटे को अधिकारी बनाएंगे। मतलब पिताजी का सपना पूरा करने के लिए आप अधिकारी बनना चाहते हैं? जी इसी वजह से आप बार बार भावुक हो जा रहे हैं। जी सर। सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, हम क्या ही बोलूं सर अब। बिल्कुल, और भी लोग हैं। अभी आपसे बात नहीं हुई है, क्या नाम है आपका? जी नितिन प्रताप सर। नितिन जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि किस तरह से नुकसान हो सकता है आप लोगों का? ये जैसे क्रिकेट डेक्लेरेशन नियम किसी को नहीं समझ में आया, इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी को, स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है। इससे ये नहीं पता चलेगा कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, किसके नंबर घटेंगे किसके बढ़ेंगे, कितनी मेहनत करें, कुछ पता नहीं है। इसका कोई पता नहीं चल रहा है, तो इससे हम पूरा विरोध करते हो। आगे कभी लागू होने नहीं देंगे किसी भी परीक्षा में। ना हम बटेंगे ना कटेंगे, और ना कोई नेतृत्व करता है इसका। सभी हर स्टूडेंट जो आ रहा है, जितने आएंगे 10-20 हजार, सब अपने आप में नेतृत्व करता है। कोई इसका पर्सनल नेतृत्व करता नहीं। हर स्टूडेंट अपने लिए लड़ेगा, इसलिए हम नहीं हटेंगे यहाँ से। जब तक हमें नोटिस नहीं मिल जाता, जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए, जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो तकरीबन 6.25 लाख है। आरओ की जो परीक्षा होनी है उसमें लगभग 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सवाल यह है कि अगर अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो उसमें से निश्चित तौर पे कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और भर्तियां रुक सकती हैं, क्योंकि भर्तियों का नियम ये होता है कि अगर विज्ञापन में वो शर्त नहीं दी है तो वो बीच में लागू नहीं की जा सकती है। इस बात का नहीं, और भी कोई भी अभ्यर्थी जा सकता है जो है वो। क्या कहना है बताइए सर? इस बारे में कहना यह है, आप एक संवैधानिक संस्था में होकर के जो रन कर रहे हैं, आप एक असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ये सरासर हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मानवीय विषय में नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, इसका कोई वेटेज नहीं है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इसमें सरासर जो है भ्रष्टाचार होगा। आम अभ्यर्थी जो दूर दराज से आया है उसके साथ अन्याय होगा। अभी 3 दिन पहले राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं उसके बाद कोई संशोधन नहीं हो सकता है, जो कि ये कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है सर, स्थिति अब यह आ चुकी है करो या मरो वाली। हम डू और डाई वाली स्थिति में है। हमें अपनी मांग मनवानी है, चाहे जैसे भी हो, चाहे वही बिल्कुल अपनी मांग मनवानी है। आप कुछ कह रहे थे, ये बताइए कि अगर आयोग आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प खुला है? जी सरकार है, सरकार के पास जाएंगे। आयोग नहीं मानता तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जब मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अंतिम में तो सब न्यायालय जाते हैं, तो माननीय न्यायालय के पास हम भी जाएंगे। बहुत संक्षेप में बताइए क्या कहना है सर। आप कई बार बात प्रश्न रहे कि न्यायालय जाएंगे नहीं। सर न्यायालय हमारे पक्ष में एक बेहतर डिसीजन हमारे लिए 3 दिन पहले दे चुका है। उसने बड़ी शानदार तरीके से कहा है कि नियम और प्रक्रिया दोनों बात, उसने कहा कि रूल और प्रोसीजर दोनों में विज्ञापन से, उसको कहा कि विज्ञापन शुरू होने से लेकर रिक्तियां खत्म होने तक, रिक्तियां भरने तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक कोई बदलाव नहीं हो सकता हमारे। और इस मामले में आरओ हो चाहे पीसीएस हो, इन दोनों के विज्ञापन में भर्ती कई दिन कराने का कोई जिक्र नहीं था। 3 बात सर इन्होंने
पहली बार डेट दिया तब ऐसी कोई बात नहीं किया, दूसरी डेट भी ऐसी बात नहीं थी, ये तीसरी डेट में बात की है। और तीसरी बात सर, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 आर्टिकल भी कोट किया है भाई ने, आर्टिकल बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आशीष सुमन है। आशीष जी, ये बताइए, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आयोग जो दलील दे रहा है कि हम परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं, बेहतर सेंटर पर कराना चाहते हैं, तो क्या उसकी इस बात पे भरोसा नहीं है? अब इस बात का भरोसा आप ये खुद कर लीजिए कि इसके पहले इन्होंने समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम लिया था 11 फरवरी को, इन्होंने पूर्ण शुचिता के साथ जितने सेंटर्स थे उनमें सीसीटीवी सर्विलांस के थ्रू इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। लेकिन पेपर लीक कहाँ हुआ? इनके जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वहां से पेपर लीक हुआ है। तो आप समझिए कि आप जिस कमरे में आप एग्जाम ले रहे हैं वहां तो आप शुचितापूर्ण दिखा सकते हैं, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट का एक भी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जहां पे पेपर छप सके। और इन्होंने सबसे बड़ी इसमें गलती ये है कि आपने पहले 75 जिले हैं उनमें आपने क्या बोलते 51। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया कि यूपी बोर्ड में तकरीबन 55 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, एक दिन में परीक्षा कर। बहुत संक्षेप में बात, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं सर, अभी पीसीएस जे की सर कॉपी बदल गई है सर, माननीय उच्च न्यायालय को आयोग ने खुद कोर्ट में कबूला है, स्वीकारा, माफी मांगा गिड़ा करके, ये इनकी पारदर्शिता है सर। बिल्कुल। आप बचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? हृदय प्रताप सिंह। क्या चाहते हैं बताइए, आंदोलन कैसे शुरू करेंगे और क्या रूपरेखा होगी आंदोलन? हम लोग आंदोलन 11 नवंबर को 11 बजे वहां पे पहुंचेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की, तब तक हम लोग वहीं पे अनवरत बैठे रहेंगे और अपनी मांग मनवा के ही हम वहां से हटेंगे। और अगर ये एक दिन में पेपर नहीं कराएंगे तो इनकी पारदर्शिता वैसे बाधित होगी और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो पारदर्शिता बाधित होगी। मतलब पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल सर, जब तक नोटिस नहीं, तब तक वहाँ से हटना नहीं है। मतलब लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक नोटिस हाथ नहीं मिल जाए तब तक। तो जब आंदोलन करेंगे अब तो भावुक नहीं होंगे ना, भावनाओं पे नियंत्रण रखेंगे? जी जी, हम तो आयोग से यही चाहते हैं कि एक दिन में सामान्य अध्ययन पहला और सामान्य अध्ययन दूसरा का पेपर एक नपने से सारे विद्यार्थियों का एक दिन में बैठा के सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करा ले, बस। बिल्कुल। क्या क्या कहना जी, मेरा नाम राजन त्रिपाठी है। मैं सभी अपने प्रतियोगी भाई, चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रदेश में, चाहे दिल्ली में, चाहे जहां भी जिन्होंने पीसीएस आरओ एआरओ का फॉर्म डाला है, वो 11 नवंबर को 11 बजे गेट नंबर 2 पे सभी लोग आए, क्योंकि यहाँ कोई नेतृत्व करता नहीं, वो खुद ही अपने आप में नेतृत्व करता है। यहाँ जितने लोग हैं तो उनकी लड़ाई है, वो घर से निकले और खुद लीडर बन के निकले और 4 लोगों को लेके आए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परीक्षा कई दिन में कराए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में तमाम विसंगतियां हैं, तमाम जो काबिल और होनहार छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस फार्मूले के लागू होने के बाद से बाहर हो सकते हैं। और जब इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था तब भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया था। तो इस तरह फार्मूले से परीक्षा कराए जाने से विज्ञापन की जो शर्तें हैं उनका भी उल्लंघन होगा, इसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला उन्हें कतई मंजूर नहीं है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.